तो आज का सेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। जिनको आप बुला सकते हैं प्लीज बुला लीजिए। तो 27 अक्टूबर 2025 को ये एक सर्कुलर आया है, सर्कुलर नंबर 254 11/2025 डेटेड 27 अक्टूबर 2025। अब इसमें ये कह क्या रहा है, एक सर्कुलर आया था, मैं आपको दिखलाता हूँ। पहले ये सर्कुलर नंबर 1/1/2017 आया था, डेटेड 26 जून 2017, जहां पर कौन प्रॉपर ऑफिसर होगा अंडर रजिस्ट्रेशन एंड कंपोजिशन लेवाई, उसके बारे में लिखा हुआ था। और उसको अगर आप पढ़ेंगे तो यहां पर लिखा हुआ था कि असिस्टेंट और डिप्टी कमिश्नर सेक्शन 10 सबसेक्शन 5, यानी कि पेइंग टैक्स इन कंपोजिशन लेवाई इन स्पाइट ऑफ बीइंग इनएलिजिबल लायबल फॉर पेनल्टी। तो ये पेनल्टी के प्रोविजंस को कौन सा ऑफिसर इनिशिएट कर सकता है, वो ये कर सकता है। बाकी रजिस्ट्रेशन देना, कैंसिल करना, कंपोजिशन लेवाई देना, ये सब पावर सुपरिटेंडेंट ऑफ सेंट्रल टैक्स के। और ये याद रखिएगा, जो पावर लोअर ऑफिसर के पास होता है वो ऑटोमेटिकली वो पावर हायर ऑफिसर के पास भी होता है। अब सिमिलरली बाकी प्रोविजंस के लिए एक और सर्कुलर निकाला गया, सर्कुलर नंबर 3/3/2017, जीएसटी डेटेड 5 जुलाई 2017। और इसमें सेक्शन 67 सबसेक्शन 7 प्रोवाइजो टू सेक्शन 78, फिर एडिशनल और जॉइंट कमिश्नर, इसी में आप देखेंगे 73 74 भी नजर आए। 73 इसमें नहीं है, 73 74, अच्छा यहाँ पर था 74। ये सब इसको हटा के इन्होंने एक नया सर्कुलर लेके आए थे जहां पर मॉनेटरी लिमिट ये सब डाल दिया था। ये देखिए, ये 73 आ गया, और एक और सर्कुलर लेके आए जहां पर ये मॉनेटरी लिमिट 31 मई 2018। ये देखिए, रेफरेंस कौन सा ले रहे हैं, ये वाला सर्कुलर का ले रहे हैं और ये वाला सर्कुलर का ले रहे हैं, 3/3/2017। और जहां पर सुपरिटेंडेंट ऑफ सेंट्रल टैक्स, डिप्यूटी और असिस्टेंट कमिश्नर और एक मॉनेटरी लिमिट लेके आ गए थे। अब जो चेंजेस आए हैं वो बता देता हूं। सेक्शन 74A आया है। अब 74A के लिए ये सर्कुलर नहीं था, तो इन्होंने एक नया सर्कुलर लेके आए हैं 74A के लिए भी। अब एक बार पढ़ते हैं इसको। असाइनिंग प्रॉपर ऑफिसर अंडर 74A 75 सबसेक्शन 2। ये 75 सबसेक्शन 2 क्या है, जब आप अपील में जाते हैं 74 इज कन्वर्टेड टू 73। एंड सेक्शन 122। अब इंटरेस्टिंगली सेक्शन 122 पुराने सर्कुलर्स में 1/1/2017 और 3/3/2017 में नहीं थे। यहाँ 122 वो लेके आ रहे हैं। अभी पढ़ते हैं ये 122 लेके आने का मायने क्या है, 122 का सब्सटैंटिव प्रोविजन क्या है, वो सब हम लोग अभी पढ़ेंगे। पहले एक बार इसको पढ़ते हैं। अटेंशन इज इनवाइटेड टू बोर्ड सर्कुलर नंबर 1/1/2017, जो अभी हमने दिखा भी दिया। हैड असाइंड प्रॉपर ऑफिसर फॉर प्रोविजन रिलेटिंग टू रजिस्ट्रेशन एंड कंपोजिशन लेवाई। फिर 3/3/2017 dated regarding appointment of proper officer under various provisions of GST Act 2017. It is observed that no proper officer has been assigned in respect of the following provisions of CGST Act. यानी कि सेक्शन 74A के लिए कोई प्रॉपर ऑफिसर असाइन नहीं है, 75 सबसेक्शन 2 के लिए प्रॉपर ऑफिसर असाइन नहीं है। 74A 73 74A का मर्ज है, जहां पर टाइम लिमिट दोनों में सेम है, लेकिन पेनल्टी के प्रोविजंस 73 के अलग हैं और 74 में जो पेनल्टी के प्रोविजन वो भी 74A में है। यानी कि मैं अगर दोबारा बोलूं कि इसमें जो टाइम लिमिट इशू करने का नोटिस 74A में वो सेम है, लेकिन अगर बोना गलती बोनाफाइड है तो 73 वाली पेनल्टी 74A में है, और गलती अगर मेलाफाइड है तो 74 वाली पेनल्टी 74A में है। उसके बाद 75 सबसेक्शन 2, जहां पर मैंने बताया था 74 इज नॉट सस्टेनेबल, तो 73 होगा। और 73 होगा तो कौन सा ऑफिसर दोबारा से ऑर्डर पास करेगा अंडर सेक्शन 73। 122 ये प्रॉपर ऑफिस कभी असाइंड ही नहीं था बाकी से पुराने सर्कुलर में, 1/1/2017 और दूसरा 3/3/2017, और तीसरा कौन सा एक सर्कुलर था तीसरा, सर्कुलर नंबर 31 में 2018। एक और है 142(1)A में। 142(1)A में क्या है कि DRC 01A इशू करने का पावर, तो ये रहा वो कौन इशू कर सकता है उसके बारे में लिखा हुआ। अब इन एक्सरसाइज ऑफ द पावर्स कन्फर्ड बाय सेक्शन 2 सबसेक्शन 91, फिर 5 सबसेक्शन 2 एंड 1, फिर और कोई सेक्शन 291 में तो प्रॉपर ऑफिसर डिफाइंड है। 5 सबसेक्शन 2 एंड 1 एक बार दिखला देता हूं आपको क्या है। प्रॉपर ऑफिसर इन रिलेशन टू एनी फंक्शन to be performed under this act means commissioner or the officer of central tax who is assigned that function by the commissioner in the board। अब ये कमिश्नर इन द बोर्ड यानी कि सीबीआईसी का कमिश्नर। अब इसका सर्कुलर का सिग्नेचर देखेंगे तो आप देखिए किसका है, कमिश्नर जीएस, और इशू किसने किया है, सीबीआईसी। तो कमिश्नर ऑफ द बोर्ड वाइड सर्कुलर नंबर दिस हैज असाइन्ड द फंक्शंस
to various proper officer, but as per the act, who is the proper officer? Commissioner. अब आते हैं सेक्शन 5 सबसेक्शन 1 और 5(1). Subject to such conditions and limitation as the board may impose, an officer of the central tax may exercise the powers and discharge the duties conferred or imposed on him under this act. यहाँ पर कोई ऑर्डर भी है. An officer of central tax may exercise the powers and discharge the duties conferred or imposed under this act or any other officer of the central tax who is subordinate to him. जो मैंने कहा था लोअर ऑफिसर के पास जो पावर है वो हायर ऑफिसर के पास ऑटोमेटिकली है. सुपीरियर अथॉरिटी में एक्सरसाइज फंक्शंस ऑफ द सबऑर्डिनेट अथॉरिटी. अब मैं वापस अच्छा सर्कुलर में वापस आने से पहले अब मैं आपका कोई ऑब्जर्वेशन है तो बताइए. एनीथिंग? चलिए अब आते हैं 70 आगे सर्कुलर में. ये हम लोग पढ़ लिए, ये पढ़ लिया, ये हम लोग पढ़ चुके. टेबल 1 डेजिग्नेशन ऑफ द ऑफिसर फंक्शंस अंडर. देखिए दो तरह का जुरिडिक्शन है, एक फंक्शनल जुरिडिक्शन, एक टेरिटोरियल जुरिडिक्शन. टेरिटोरियल जुरिडिक्शन का अलग से सर्कुलर निकाला था इन्होंने, और ये फंक्शन जुरिडिक्शन है, यानी कि किस सेक्शन में कौन सा ऑफिसर क्या पावर एक्सरसाइज करे. अब अगर आप देखेंगे 74A इतने सेक्शंस में कौन है? एडिशनल और जॉइंट कमिश्नर ऑफ सेंट्रल टैक्स, डेप्यूटी और असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ सेंट्रल टैक्स, सुपरिटेंडेंट ऑफ सेंट्रल टैक्स. मतलब ये सारे सेक्शन में इन सबको पावर दे दिया गया है. लेकिन ये पावर कौन सा है? मान लीजिए 74A है, सुपरिटेंडेंट एक्सरसाइज करेगा या डेप्यूटी या जॉइंट, कौन एक्सरसाइज करेगा? उसके लिए दे हैव कम आउट विथ ए मॉनेटरी लिमिट. ऑल वो मॉनेटरी लिमिट अभी देख लेते हैं. ये मॉनेटरी लिमिट सेम है, याद रखिएगा, वो सेम है जो पुराना था 10 लाख 20 लाख 20, वो सेम है, कोई चीज नहीं. पेनल्टी सर सॉरी पेनल्टी क्या बोलता हूँ मैं, सबसेक्शन 4 और 5 इसमें नहीं है 74A. इसमें 4 और 5 कुछ अलग होगा, इसीलिए नहीं है. मैं दिखला देता हूँ. उसमें टैक्स पेयर को कहा जा रहा होगा कि कुछ रिप्लाई कीजिए, इसीलिए नहीं हो. ये 74A कौन सा नहीं है? 4 और 5 द सर्विस ऑफ सच स्टेटमेंट शैल बी डीम्ड टू बी द सर्विस ऑफ नोटिस, इसीलिए नहीं है. सर्विसेज की बात कर रहा है और पेनल्टी की बात कर रहा है, ठीक है, इसीलिए नहीं, बाकी सब तो है ही. जहां मतलब जहां इंटरेस्ट और पेनल्टी का होगा. छोड़ के लिमिट देखने का है. हाँ, अब देखिए वेर इट अपियर्स टू द प्रॉपर ऑफिस. अब देखिए हमने लिख दिया था अप टू द रैंक ऑफ एडिशनल और जॉइंट कमिश्नर. पहले वो था. नहीं, ओहो, अभी भी तो सर्कुलर में यही था. ये सर्कुलर आने से पहले हमने लिख दिया था अप टू द जॉइंट और एडिशनल कमिश्नर. अप टू द रैंक है, ठीक है, उसके ऊपर तो नहीं हो सकता, ठीक है. उसके ऊपर नहीं हो सकता, ये हमने लिख भी दिया था किताब में. हाँ ऑपरेशनल तो यही कर, एडमिनिस्ट्रेशन में तो यही इनका ही काम है. हाँ, अब मॉनेटरी लिमिट के बेसिस पे ऊपर नीचे हो सकता है. अच्छा, सब जगह हमने लिखा है द प्रॉपर ऑफिसर अप टू द रैंक ऑफ एडिशनल और जॉइंट कमिश्नर. करेक्ट. अब सेक्शन 122 और 142(1)(a, मैं पहले 142(1)(a दिखलाता हूं आपको, बहुत इंटरेस्टिंग है ये 142(1). अच्छा, ये 74A एप्लीकेबल कब से हो रहा है? फॉर द फाइनेंशियल ईयर 24-25 ऑनवर्ड्स. तो 24-25 का जैसे ही एनुअल रिटर्न का ड्यू डेट एक्सपायर होगा, उसके बाद से जो 24-25 का अगर कोई नोटिस आता है तो वो सेक्शन 74A में ही आए. और आपको याद होगा कि कई सारे स्टेट्स ने 74A अपने स्टेट में इंप्लीमेंट ही नहीं किया, मतलब उसका एक्ट पास ही नहीं हुआ. उनको भी जल्दी से ये एक्ट पास करना पड़ेगा. रूल 142 सब रूल 1A, ये द प्रॉपर ऑफिसर बिफोर सर्विस ऑफ द. अच्छा, यहां पर है द प्रॉपर ऑफिसर का नाम. यहां भी मैं अप टू द रैंक ऑफ जॉइंट कमिश्नर या एडिशनल कमिश्नर लिख. ठीक, अब हम लोग आते हैं सेक्शन 122. ये सेक्शन 122 इंटरेस्टिंग हो जाता है. पेनल्टी फॉर सर्टेन ऑफेंसेस वेर ए टैक्सेबल पर्सन, नेम ऑफ द ऑफेंसेस, ये सारे ऑफेंसेस के नाम लिखे हुए हैं और अमाउंट ऑफ पेनल्टी है. फिर 1A है, यहां भी कहीं ऑफेंसेस क्या हैं उसके डिफाइंड है. और 1B अगेन ऑफेंसेस डिफाइंड है. एनी रजिस्टर्ड पर्सन ऑफेंसेस डिफाइंड है. एनी पर्सन ऑफेंसेस डिफाइंड. यहां पर आप देखिए कहीं भी प्रॉपर ऑफिसर नहीं लिखा. वेर एनी प्रॉपर ऑफिसर हैज रीजन टू बिलीव, रीजन टू सस्पेक्ट, या where it appears to the proper officer, ये the proper officer shall serve, ये कुछ भी नहीं लिखा हुआ. देखिए where it appears to the proper officer, उसके बावजूद 122 में ऑफिसर कैसे असाइन कहिए. और हमने पुराने इंटरप्रिटेशन में हमने क्या कहा था, अगर यहाँ प्रॉपर ऑफिसर का नाम नहीं लिखा हुआ है तो हमने क्या कहा था कौन होगा प्रॉपर ऑफिसर? 127 एक बार देख लेते. वेयर द प्रॉपर ऑफिसर इज ऑफ द व्यू दैट ए पर्सन इज लायबल टू ए पेनल्टी and the same is not covered under section 62, 63, 64, 73, 74 or 74A or 129
or 130, he may issue an order levying such penalty after giving a reasonable opportunity of being heard to such person. और इंटरेस्टिंगली 127 अगर आप देखेंगे तो पुराने जो सर्कुलर हैं उसमें 127 जरूर, जो 31 मई 2018 वाला सर्कुलर ये है सर, नीचे है, कहाँ है? तो इसको नीचे था है ये 10 डिप्यूटी और असिस्टेंट कमिश्नर इनके पास है तो इनके ऊपर तो है ही। और पुराने सर्कुलर में कहीं 122 नहीं, क्या कारण? अगर अभी लेके आ रहे हैं तो पुराना का क्या स्टेटस है? अरे ये सर्कुलर लेके आ रहे हैं सर, थोड़ी हाँ। पेरेंट एक्ट को चेंज कर रहे हैं या नोटिफिकेशन ला रहे अरे पेरेंट एक्ट में असाइंड ही नहीं है, प्रॉपर ऑफिसर का नाम ही हैं। नहीं लिखा हुआ। वही तो मैं बोल रहा हूँ ना, इसमें सर्कुलर में कैसे हो जाएगा, वो नोटिफिकेशन लाना। लेकिन हमने कुछ कहा था, अगर 122 में हम लोग, याद है होगा आपको कि 122 में ऑफिसर का नाम ही नहीं लिखा हुआ, कौन इशू करेगा पेनल्टी की नोट? 127 पावर देता है 122। तो 127 ऑलरेडी, फिर 122 लाने की क्या जरूरत पड़ी? सेक्शन 125 की पेनल्टी देखें क्या लिखा हुआ 125 में, एनी पर्सन हु कंट्रावेन, यहाँ भी ऑफिसर का नाम नहीं लिखा हुआ है। अब पुराने में 125 अगेन नहीं है, देखिए 123 के बाद 127 है, और 122 का ले आए, 125 का क्यों नहीं लेके आए? अगर लॉजिक ही अप्लाई करना है तो 122 के लिए भी अप्लाई होना चाहिए था, 125 के लिए भी अप्लाई होना चाहिए था। जब पतंजलि का केस उसमें है ना सर, सुप्रीम कोर्ट में, से पहले ये लेके आया, तो इलाहाबाद हाई कोर्ट ने तो पतंजलि की बात नहीं मानी। तो वो सुप्रीम कोर्ट में। पतंजलि दूसरे के लिए लड़का था, वो क्रिमिनल और सिविल। ठीक बात। तो देखिए हमने जब पुराना इंटरप्रिटेशन किया था तो हमने सिंपली ये कहा था, जो ऑफिसर गलती ढूंढेगा वही पेनल्टी की प्रोसीडिंग इनिशिएट कर देगा। हमने सिंपल यही कहा था, इसीलिए ऑफिसर का नाम इसमें है नहीं। और हमने ये भी कहा था, जो 73 74 की प्रोसीडिंग इनिशिएट कर सकता है वो 122 की प्रोसीडिंग ऑटोमेटिकली इनिशिएट कर सकता है। उसके लिए किसी प्रॉपर ऑफिसर को असाइन करना जरूरी नहीं। ये इनकम टैक्स के कॉन्सेप्ट से मैंने ये बातें कही थी आप। और इनकम टैक्स में भी सर पेनल्टी कुछ कुछ सेक्शंस में कमिश्नर ही कर सकता है, ऐसा है। हाँ, पेनल्टी जब लेवी करना है तो वो एक असाइन डिजाइन पावर तो असाइन करना पड़ता है। हाँ ठीक है। 122 से ब्लैंक कैसे छोड़ दिया? सर नहीं, और एक मतलब बात है, 122 में लीवाई के लिए कहा, वो तो पेनल्टी के बारे में बोल रहा है, इतना लगेगा नहीं तो इतना लगेगा, नहीं तो इतना। लीवाई का दैट इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट सर, उसका रीडिंग देखना पड़ेगा एक बार 122 में। लेवाई तो होगा। नहीं, इट इज इशूइंग द एक्ट, कमीशनिंग ऑफ एक्ट, ऑफेंस बता रहा है, वो नहीं, लेवाई दिखा नहीं। देता हूँ, ये तो रहा। ही शैल बी लायबल टू पेनल्टी सर, वो हाँ, मतलब। तो लाइबल मतलब लेवाई क्रिएट हो रहा बट है। दैट, हाँ, लाइबल मतलब लेवाई क्रिएट। उनका कहना क्या है, मतलब ये है कि ऐसा ऐसा एक्ट करेगा तो ऐसा ऐसा पेनल्टी जाएगा, लेकिन इसके लिए प्रॉपर ऑफिसर का जो है वो कहीं लिखा नहीं है कौन होगा। नहीं, ठीक बात है, वही हम लोग ढूंढ भी रहे हैं। और हमें मतलब जो पुराना इंटरप्रिटेशन हमने किया था उससे तो हमें यही लग रहा था कि जो 73 74 की प्रोसीडिंग कर सकता है वो 122 की भी प्रोसीडिंग, 125 की प्रोसीडिंग ऑटोमेटिकली, उसको लिखने की कहीं जरूरत नहीं है। Section हम 127 makes it very clear that वो when तो there cannot be when penalty cannot be levied under नहीं नहीं, वो तो 650। ठीक है, उसकी तो बात ही नहीं कर रहे हैं ना जिनेश जी। हम लोग तो ये कह रहे हैं कि जो 73 74 की प्रोसीडिंग इनिशिएट कर सकता है वही पेनल्टी की भी प्रोसीडिंग इनिशिएट करता है। और सर्कुलर एग्जैक्टली इसीलिए 120 74 एक साथ, नहीं तो 122 के लिए अलग से वो टेबल बना। सर मेरा मानना ये है कि ये दो एक साथ कैसे हो सकता? जब 74 में 100% पेनल्टी का प्रावधान है, फिर रवि नारायण जी, सेक्शन 122 में 100% डालेंगे। रवि नारायण जी वो बात ही नहीं कर रहे हम लोग। मान लीजिए सिर्फ फेक आईटीसी का केस है और सिर्फ हाँ, 122 की प्रोसीडिंग करनी है, तो कौन ऑफिसर? इसमें तो 122 में जाना है तो डिफाइन ही नहीं है। हम हम नहीं हम नहीं, इंटरप्रेट एक कर मिनट रहे रवि थे नारायण जी, 127 रवि नारायण जी, रवि नारायण जी, पहले तो आप वो जो डबल पेनल्टी की बात है उस पे टिके रहिए। अगर सिर्फ फेक आईटीसी का केस है तो 122 ही होगा सिंगल। अगर 122 होगा तो 122 की, मान लीजिए सर्कुलर से पहले की बात कर रहा हूं, 122 की प्रोसीडिंग कौन इनिशिएट कर सकता था? हम लोग ये बोल रहे हैं जो 73 74 की प्रोसीडिंग इनिशिएट कर सकता था वही 122 की भी प्रोसीडिंग इनिशिएट कर सकता था। बड़ा सिंपल सा कॉन्सेप्ट बता रहा लेकिन हूं। तो अब 122 में प्रॉपर ऑफिसर की डेफिनेशन ही नहीं है। हम ये इंटरप्रिटेशन कर रहे थे कि 127 पावर देता है 122 को इनिशिएट करने की। तो करेक्ट, 127 रीड विथ 120 और 122 रीड 120, विथ 122। तो 127, 127 तो ऑलरेडी था हाँ, पुराने सर्कुलर में, फिर यहां लाने ये की क्या जरूरत थी? कोई वही ना तो। कोई
पेच होगा जो कोर्ट में Yes. होगा और जिसकी जानकारी हम लोग को नहीं है। आगे एक बार पढ़ते हैं। 127 में सर हाँ 127 में 74 की नहीं दिखा, इसलिए यह पेंच है उन्होंने नया बनाया। एक बार फिर से कहिए। 127 में 74 जो नया उन्होंने बनाया 73 74 को मिला के वो नहीं लिखा हुआ, लिखा हुआ यहाँ है, पे ओहो, लिखा 127 हुआ में है, वो डाले। लिखा हुआ है, लिखा हुआ है, लिखा हुआ है। ये रहा। आइए एक बार और पढ़ते हैं। तो फिर पुराना वाला आपका जो कहना है वही फिर यहाँ फिर आ गया लागू। Whereas for optimal distribution of work related to issuance of show cause notice and order under section 74A and 122, monetary limits for different level of officer central tax needs to be prescribed. Therefore, in pursuance of 291(521), the functions as the proper officer in relation to issuance of show cause notice and passing order under this is table below. अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हेडिंग में सिर्फ 74A लिखा हुआ है, इनको 122 भी लिखना चाहिए था। जब वो यहाँ पर लिख रहे हैं 74A एंड 122, तो यहाँ पर 122 भी लिखना है। अब वो सेम है, ये देखिए, यहाँ 74A लिख रहे हैं, यहाँ 74A लिख रहे हैं, यहाँ 74A लिख रहे हैं, और सेक्शन 122 भी लिखना चाहिए था। They have missed this. It is clarified that whereas show cause notice issued under 73, 74, 74A involves demand of Jinesh जी, involves demand of both central tax and integrated tax including cess. Central tax भी और integrated tax भी है। The proper officer shall be determined on the basis of combined amount of central tax and integrated tax including cess mentioned in column 5 of table 2. Column 5 कहाँ गया? ये रहा। ये monetary limit, सेंट्रल टैक्स, मॉनेटरी लिमिट, इंटीग्रेटेड टैक्स, मॉनेटरी लिमिट, सेंट्रल टैक्स एंड इंटीग्रेटेड टैक्स, यानी कि सेंट्रल टैक्स का भी डिमांड है और इंटीग्रेटेड टैक्स का भी डिमांड है। तब पुराना भी यही था क्या हेडिंग? हाँ, C&I प्लस यही। ओके, मैं आपको एक नोटिस दिखलाता हूँ, देखता हूँ उसने क्या कलाकार। एक मिनट, हो ही नहीं रहा, चलिए कोई बात। मैं ऐसे बोला, देखिए हमारे पास एक नोटिस आया, वो नोटिस में ऐसा क्यों कि आप ही सोचिएगा। मान लीजिए डिमांड है 43 लाख प्लस 30 लाख, कितना हो गया? 73 लाख। टोटल डिमांड है 73 लाख, सेम पीरियड, सब कुछ सेम है, ग्राउंड्स अलग अलग है। अब इस ऑफिसर ने क्या किया, दो शो कॉज नोटिस इशू किया है, SCN 1 और SCN 2। एक में डिमांड रखा है 43 लाख, दूसरे में डिमांड रखा है 30 लाख। ये I+C और ये भी I+। अगर मैं लिमिट देखूं तो नॉट एक्सीडिंग 20 लाख और 1 करोड़ 20 लाख से 2 करोड़। अब जो समरी DRC 01 है, समरी, वो सुपरिटेंडेंट साइन कर रहा है, और जो डिटेल DRC 01 है वो असिस्टेंट कमिश्नर साइन कर रहा है। तो गलत है। तो हमने लिख तो दिया है, हाँ बस, लेकिन जब मैं पहली बार इस नोटिस को देखा तो ये दो क्यों किया? सेम पीरियड का, ग्राउंड अलग है, एक ही शो कॉज नोटिस इशू कर सकता था। मुझे लगा कि ये शायद इससे बचने के लिए, इसके लिए बचने के लिए सर। अब 1 करोड़ हो जाता तो फिर क्या होता, सीधा जाता ऊपर ज्वाइंट कमिश्नर के पास, एडिशनल कमिश्नर के पास जाता। 2 करोड़। हाँ, दोनों को मिला के, हाँ तो ठीक है। अब मैं आपसे एक बात पूछना चाह रहा हूँ, मान लीजिए डिमांड है 30 लाख, डिफरेंट ग्राउंड सेम पीरियड, तो क्या वो दो शो कॉज नोटिस, अब इसको साइन कौन करना चाहिए? इसको, असिस्टेंट कमिश्नर को। लेकिन वो दो शो कॉज नोटिस इशू कर देता है, इसमें 15 लाख का डिमांड रखता है, इसमें 15 लाख का डिमांड रखता है। क्या सुपरिटेंडेंट साइन कर सकता है? दो शो कॉज नोटिस अलग अलग इशू कर दिया है। या फिर हम लोग ये काउंटर करें कि दो शो कॉज नोटिस इशू क्यों किया, इसको ये कंसोलिडेटेड इशू करता तो असिस्टेंट कमिश्नर होता। क्या जुरिडिक्शनल, फंक्शनल जुरिडिक्शनल चैलेंज हो सकता था? सर मतलब आप ये कहना चाहते हैं I और C मिला के उसको लिमिट देखना चाहिए ना सबकी। हाँ, तो मतलब जुड़ जाता है। तो ये पहला कॉलम, थर्ड कॉलम किस लिए है, नॉट एक्सीडिंग 10 लाख? नहीं, मान लीजिए किसी के पास सिर्फ सी का डिमांड आया है। खाली C का आता है? अच्छा ठीक है। हाँ, क्यों नहीं आ सकता? किसी का सिर्फ आई का डिमांड आया है, किसी के पास सी और आई दोनों का डिमांड आया है। चलिए। पहला जो कॉलम है मतलब थर्ड वाला, हम्म, उसके लिए C का हो सकता है या फिर I का हो सकता है। फोर्थ नंबर वाला जो है, दोनों का हो सकता है ना। मान लीजिए एक आई का डिमांड 10 लाख निकाल दिया और सी का डिमांड 30 लाख निकाल दिया और एस का भी डिमांड 30 लाख है। ठीक है सर। आपको ये दोनों जोड़, तो ऐसे नोटिस से आपको नजर आए, देन यू शुड चैलेंज कि ये कंसोलिडेटेड शो कॉज नोटिस सेम पीरियड का है, तो कंसोलिडेटेड शो कॉज नोटिस इशू होना चाहिए था। जुरिस्डिक्शन इशू को चैलेंज, जुरिस्डिक्शन को चैलेंज, यस, फंक्शनल जुरिस्डिक्शन को चैलेंज। सुपरिटेंडेंट का जुरिस्डिक्शन है ही। It is clarified that where a show cause notice issued under this involves demand of both center or integrated shall be determined on the combined mentioned irrespective of the individual amounts of central tax which may exceed the monetary limit prescribed in this. मतलब क्या हुआ?
आई और सी का डिमांड है। मान लीजिए आई का डिमांड 40 लाख है, सी का डिमांड सिर्फ 10 लाख, तो इन दोनों को जोड़ के 60 लाख हो गया। इररेस्पेक्टिव ऑफ द इंडिविजुअल अमाउंट ऑफ सेंट्रल टैक्स विच मे एक्सीड द मॉनेटरी लिमिट्स प्रिस्क्राइब्ड इन कॉलम 3 और कॉलम 4। कॉलम 3 में सिर्फ सी है, कॉलम 4 में सिर्फ आई है, कॉलम 5 में सी प्लस आई दोनों है। इररेस्पेक्टिव ऑफ द इंडिविजुअल अमाउंट ऑफ सेंट्रल टैक्स और इंटीग्रेटेड टैक्स which may exceed the monetary limit prescribed under column 3 और column 4। तो ये exceed कर रहा है। ये एग्जांपल नहीं लेते, एक और एग्जांपल मान लीजिए C और I, C 15 लाख है, आई भी 15 लाख है। हु हैज द पावर टू, यहाँ लिख रहा हूँ सी 15 लाख है, आई भी 15 लाख। कौन इशू कर सकता है? सुपरिटेंडेंट इशू कर सकता है। 30 लाख हो रहा है सर। अगर सिर्फ कॉलम 3 को देखा जाए तो सुपरिटेंडेंट इशू कर देगा, सिर्फ कॉलम 4 को देखा जाए तो सुपरिटेंडेंट इशू कर देगा। लेकिन कॉलम 5 बोलता है दोनों को जोड़ के देखिए, तो दोनों को जोड़ के तो 30 लाख हो रहा है, तो असिस्टेंट कमिश्नर ही इशू कर सकता है। करेक्ट है? यस सर, ये बोल रहा है इरेस्पेक्टिव ऑफ इंडिविजुअल अमाउंट, इंडिविजुअल अमाउंट कुछ भी हो, मिला के जो है वही ठीक बात है। jurisdiction वही। The proper officer may serve a statement contain details of tax not paid for a subsequent period। ये DRC 02 के बारे में बात कर रहा है। The proper officer shall be, मैं इसको DRC 02 आपको भूल गए तो मैं याद दिला दूं। मान लीजिए आपके पास 23-24 का कोई नोटिस आया हुआ है और इसमें एक्सेस अवेलमेंट ऑफ ITC है 10 लाख का। अब 24-25 में भी नोटिस देना पड़ेगा। तो यहां पर आपके पास डिटेल्ड DRC 01 और समरी DRC 01 दोनों आया हुआ है। अब 24-25 में भी ये सेम ग्राउंड है। अगर सेम ग्राउंड है, सब कुछ सेम है, तो आप डायरेक्ट DRC 02 इशू कर सकते हैं जो समरी है, मतलब स्टेट। आपको डिटेल्ड DRC 01 इशू करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मेरा ये भी डिस्कशन हुआ था सर, वो जो एनफोर्समेंट केस में जो रेक्टिफिकेशन में वो गए, वो हाँ। रेक्टिफिकेशन तो सही नहीं था। वो अपीलेट अथॉरिटी बोल रहे थे वो DRC मिला उनको बाद में, वो DRC 02 इशू कर सकते, तो क्यों DRC 01 को ही रेक्टिफाई? सपोज फर्दर प्रोसेस DRC 01 हो गया तो कुछ दे दिया गया, अगर बाद में उनको कुछ मिला तो वो सब्सिक्वेंट पीरियड के लिए, सब्सिक्वेंट हाँ पीरियड, हाँ, तो 2 इशू कर सकते थे। वो कर सकते, वो 161 का सहारा लेके, और जो 161 का जो लिमिटेड स्कोप है उसको सहारा लेके वो DRC 01 को रेक्टिफाई नहीं कर, यही। The proper officer shall be determined based on the highest amount of tax specified in the show cause notice and statement across all tax periods। इसका आइडिया था ही नहीं मेरे को। मान लीजिए 23-24 में 10 लाख, 24-25 में 15 लाख हो गया, तो टोटल कितना हो गया? 25 लाख। तो यहाँ सुपरिटेंडेंट इशू किया होगा, ये भी सुपरिटेंडेंट। अब यहाँ पर सुपरिटेंडेंट से पावर चली जाएगी। The proper officer shall be determined based on the highest amount of tax specified in the show cause notice and statement across all tax periods। मतलब भाई ये बल्क नोटिस की बात कर रहे होंगे शायद। नहीं, आप नहीं, देखिए, इसका मतलब अगर DRC 02 इशू कर रहे हैं, सिर्फ DRC 02 इशू कर रहे हैं, तो पुराना पीरियड का टैक्स और नया पीरियड का टैक्स दोनों को जोड़ के देखना होगा। ये 25 लाख का। अब ये DRC 02 सुपरिटेंडेंट साइन नहीं कर पाएगा, असिस्टेंट कमिश्नर साइन करेगा। लेकिन अगर 24-25 में ही डिटेल DRC 01 ये सब इशू करे तब तो ठीक है, दोनों सुपरिटेंडेंट कर लेगा। लेकिन जैसे ही आप DRC 02 इशू करेंगे तो पावर आपके साथ सुपरिटेंडेंट के हाथ से पावर निकल के असिस्टेंट कमिश्नर में चली जाती है बिकॉज ऑफ दिस 25 लाख। कोई सवाल? चलिए, वेयर द नोटिस हैज बीन इशूड बाय विद इन हिज मॉनेटरी लिमिट but the amount of tax demanded in the subsequent statement goes beyond his monetary limit and which pertains to monetary limit corresponding to the competency of a higher ranked officer as per the prescribed monetary limits, the proper officer for issuing a statement shall also be decided on the basis of the prescribed monetary limits in table 2 above। The proper officer who has issued the earlier show cause notice statement shall issue a corrigendum। देख लीजिए जो हो रहा है, मतलब 15 लाख 30 लाख हो गया, तो जो 15 लाख जो सुपरिटेंडेंट साइन किया था उसका कोलिजेंडम इशू हो। द प्रॉपर ऑफिसर हु हैज इशूड द अर्लियर शो कॉज नोटिस एंड स्टेटमेंट इफ एनी इशूड शैल इशू ए कोलिजेंडम एंड मेक द अर्लियर शो कॉज नोटिस एंड स्टेटमेंट आंसरेबल to the proper officer competent to adjudicate the statement with a higher amount of tax। ऑफिसर ये गलतियां करेंगे। आप लोग ये बात समझ में आ गई ना क्या हो रहा है ये? हेलो, हाँ, मतलब हर एक स्टेप पे उसको देखना पड़ेगा कि मेरे पास पावर है कि नहीं सुपरिटेंडेंट को। हाँ, DRC 02 अगर इशू करेगा तो, जैसे कई सारे पीरियड्स का अलग शोकॉज नोटिस DRC 01 ये सब इशू रहा, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन जहां DRC 02 इशू करेगा वहां ये प्रोविजन एप्लीकेबल हो जाएगा। मैं सर्व स्टेटमेंट अंडर 73(3) और 4 मैं आपको दिखलाता हूँ। 73(3)
है क्या, ये 74 भी दिखला सकता हूँ। 74 का 3 समरी ऑफ स्टेटमेंट, ये DRC 02 है। यस, सर्विस ऑफ स्टेटमेंट, ये भी DRC 03 है। देखिए मैं पढ़ भी देता हूँ। वेर ए नोटिस हैज बीन इशूड फॉर एनी पीरियड अंडर सेक्शन 74(1), यानी कि कोई DRC 01 ऑलरेडी इशू हो चुका है। द प्रॉपर ऑफिसर में सर्व ए स्टेटमेंट। अब यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, यहाँ जो प्रॉपर ऑफिसर है अप टू द रैंक ऑफ एडिशनल और ज्वाइंट कमिश्नर लिख देते हैं। अच्छा, लिखा ही हुआ है यहाँ, ऐसा क्यों लिखा हुआ है? पुराना कुछ और था क्या? पुराने में तो ये बात ही नहीं लिखी हुई है, पुराने में ये कोई बात नहीं लिखी हुई है। एक मिनट होल्ड कीजिए, तो ये कहानी नई की आ रही है बस, तो मुझे ठीक है। इन केस देर इज नो चेंज इन द मॉनेटरी लिमिट व्हेन द स्टेटमेंट इज इशूड, द स्टेटमेंट शैल बी इशूड बाय द सेम प्रॉपर ऑफिसर हु हैज इशूड द शो कॉज नोटिस, एंड ही शैल मेक ए स्टेटमेंट answerable to the same adjudication authority mentioned in the show cause notice issued earlier. The proper officer shall be determined based solely on the amount of tax demanded, excluding penalties from the calculation and interest also. For notices issued by the officers of the audit commissionerate, the proper officer of the jurisdictional central tax commissionerate of the noticee shall make the statement to be issued under this. ये क्या हुआ? For the notices issued by the ऑडिट कमिश्नर, तो ऑडिट जो करेगा वही DRC 01 इशू करेगा। अब ऑडिट करते वक्त उसको सब्सिक्वेंट पीरियड का कुछ मिल जाता है तो फिर से ऑडिट कमिश्नरेट के पास तो नहीं जाएगा वो। द प्रॉपर ऑफिसर ऑफ द जुरिडिक्शनल सेंट्रल टैक्स कमिश्नरेट ऑफ द नोटिसी shall make a statement, तो वो जुरिडिक्शनल ऑफिसर इशू कर देगा, आंसरेबल टू द एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी मेंशन इन द अर्लियर शो कॉज नोटिस। ठीक। 75 सबसेक्शन 2 भी एक बार देख लेते हैं, उसमें क्या लिखा हुआ है। वेर एनी अपीलेट अथॉरिटी, अपीलेट ट्राइब्यूनल और कोर्ट कंक्लूड्स दैट नोटिस इशूड अंडर दिस इज नॉट सस्टेनेबल फॉर द रीजन, द प्रॉपर ऑफिसर शैल डिटरमिन द टैक्स पेबल। तो यहाँ प्रॉपर ऑफिसर कौन है? यहाँ प्रॉपर ऑफिसर कौन? तो ये 75 पहली बार आ रहा है ना, ठीक है। तो यहाँ प्रॉपर ऑफिसर वही होगा जिसने ऑर्डर पास किया है, वही होना चाहिए। पढ़ लेते हैं। provides that where any appellate authority or appellate tribunal court concludes that this is not sustainable, the proper officer shall determine, deeming it is clarified that proper officer for this purpose shall be the same officer, yes, who is the adjudicating authority for such show cause notice in respect of which appellate authority applies। यानी कि जिसने DRC 07 साइन किया होगा। फर्दर इन परसुएंस ऑफ 291 द बोर्ड हियर बाय असाइन द ऑफिसर्स द फंक्शंस। अच्छा 122, अच्छा हम लोग वो कह रहे थे ना कि वहां पर 74A में 122 भी होना चाहिए, वो यहाँ पर नीचे लिखा हुआ उन्होंने 122 का अलग से टेबल बनाया हुआ है। सेंट्रल टैक्स, इंटीग्रेटेड टैक्स और सेंट्रल और इंटीग्रेटेड टैक्स। इंटरेस्टिंगली इसमें सेस क्यों नहीं है? इसमें सेस नहीं, क्योंकि 22 सितंबर 2025 से सेस हटा है, लेकिन अभी भी है सेस, याद रखिएगा। कुछ केसेस में तो अभी भी है सेस, बाकी मॉनेटरी लिमिट सेम। ये लगता है फिर से अमेंड करेंगे सेस। सर 122 में डिटर्मिनेशन ऑफ टैक्स नहीं है ना, तो इसलिए सेस नहीं। क्या बात का? यहाँ पे डिटर्मिनेशन ऑफ टैक्स कहाँ है? यहाँ तो फाइन पेनल्टी का ही बात हो रहा है। तो अगर सेस का इवेजन है तो सेस की पेनल्टी नहीं लगेगी? सेस का इवेजन है तो सेस की भी तो पेनल्टी लगेगी। 122 में सेस पर कहाँ डिस्कस? अरे ओहो, ही शैल बी पेनल्टी एन अमाउंट इक्विवेलेंट टू द टैक्स इवेडेड। तो अगर सेस का टैक्स इवेड हो रहा है, सेस इवेड हो रहा है, तो सेस की भी पेनल्टी लगनी चाहिए। इट इज ऑल्सो क्लैरिफाइड दैट वेयर ए शो कॉज नोटिस इशूड अंडर दिस एंड इन्वॉल्व्स ए डिमांड ऑफ पेनल्टी। ठीक है, वो तो सेम हो गया। आप लोगों का किसी का कोई सवाल है तो बताइए। मेरा यहाँ एक क्वेश्चन है, जब पेरेंट एक्ट में ही नहीं है, सर्कुलर से कैसे घुसा सकते हो? और मेरा इसका जवाब यही था कि इसकी पेरेंट एक्ट में ऐसे भी जरूरत नहीं थी कि जो 73 74 कर सकता है वो नेचुरली 122 भी कर सकता है। तो मुझे लॉ का उतना नहीं आइडिया है, एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ कैसे काम करता है, लेकिन मुझे इतना पता है जो टैक्स इवेजन खोज रहा है वो ये पेनल्टी भी लगाने का ऑटोमेटिकली पावर है। यानी कि जो पावर 73, जिस ऑफिसर के पास 73 74 का पावर है, नेचुरली वो पावर 122 में। आप ये मान के चलिए कि 122 में ये जो सर्कुलर लेके आया है, इट इज ओनली क्लैरिफिकेटरी, या फिर कोई ऐसा चीज जो हमें नहीं पता हो। सर्कुलर सर ओनली क्लैरिफिकेटरी ने, जैसे टैक्स लगाने का नेचुरल और इनहेरेंट पावर राजा के पास था, वही गवर्नमेंट के पास भी है। समझ रहे हैं? तो अगर Yes. मेरे पास ऑलरेडी कोई इनहेरेंट पावर है, उसको लिख देने का मतलब क्लैरिफिकेटरी ही है, बट ओपिनियन में चेंज और देखते हैं किसी आगे का। आगे ये इंटरप्रिटेशन होगा, देखते हैं यस क्या हाँ, होता है। क्योंकि हमें नहीं पता कोर्ट में कौन सा केस है Yes. जिसके कारण ये उनको लिखना पड़ा। मुझे तो लगता है लिखने की जरूरत ही नहीं। जितेंद्र जी, पुष्पेश जी, क्या लग रहा है आपको? मतलब हाईली टेक्निकल ग्राउंड पे तो मैं रवि नारायण जी से मतलब सहमत हूँ हम्म कि लॉ में नहीं लिखा है कहीं पे भी, मतलब एक 122 में अथॉरिटी नहीं दी गई है
बट मतलब मुझे ऐसा लगता है कि कोर्ट्स मतलब जैसे आप बोल रहे हो वैसा ही कोई व्यू लेगा। नहीं, ये टैक्सिंग स्टैट्यूट है, टैक्सिंग स्टैट्यूट। यहाँ लिबरल इंटरप्रिटेशन नहीं चलता। लविनान नहीं जी, मतलब सेक्शन 5 सबसेक्शन 2 क्या बोल रहा है? क्या? 5 सबसेक्शन 2 क्या बोल रहा है? फाइव सबसेक्शन सेक्शन 5 सबसेक्शन 2। देखना पड़ेगा वो। यूके में निकाल एन ऑफिसर ऑफ सेंट्रल टैक्स में एक्सरसाइज द पावर्स एंड डिस्चार्ज द ड्यूटीज कन्फर्ड और इम्पोज्ड अंडर दिस एक्ट और एनी अदर ऑफिसर ऑफ सेंट्रल टैक्स हु इज सबऑर्डिनेट। अच्छा शेर सेक्शन 5 पावर ऑफ द ऑफिसर्स, मतलब बहुत हायर में ये ऑफिसर के पास नेचुरली वो पावर है जो सबऑर्डिनेट हाँ, ऑफिसर के पास। वही ये। और बोर्ड को एम्पावर किया गया है कि वो डेलीगेट करेगा, मतलब वो डिटरमाइन करेगा। सीबीआईसी करेगा। हाँ, सीबीएसई करेगा। सीबीआईसी एक्ट ने किसको दिया बनाया प्रॉपर ऑफिसर? कमिश्नर को। कमिश्नर है, फिर उसको सब और डेलीगेट फिर कर सकते हैं। एक्ट ने बोर्ड को डेलीगेट कर दिया कि तुम कमिश्नर के अलावा किसी को भी बना दो। हम्म। क्या कमिश्नर खुद डेलीगेट कर सकता है? तो वो यहाँ सब, लिखा है सबसेक्शन हाँ, 3 में। सबसेक्शन 3 में किया है, ठीक है। समझ गए? अभी तो बराबर है ना सर? जैसे एक्ट ने प्रॉपर ऑफिसर किसको बनाया? कमीशन। कमिश्नर को। एक्ट ने सीबीआईसी को कहा कि आप कमिश्नर के अलावा किसी और को भी प्रॉपर ऑफिसर बना सकते हैं। हम्म। और कमिश्नर को कहा कि आप ये जो फंक्शंस हैं वो आप मान लीजिए प्रॉपर ऑफिसर असिस्टेंट कमिश्नर को मिला हुआ है या जॉइंट कमिश्नर को मिला, आप इसको डेलीगेट कर दीजिए सुपरिटेंडेंट को। मतलब ऐसे ही बोल रहा हूँ, एग्जाम्पल हाँ, ही गलत परफेक्ट है, अंडरस्टूड, दिस इज द वे। है। हाँ। सर, अब वंस पावर डेलीगेटेड इट शुड नॉट बी फर्दर डेलीगेटेड। करेक्ट करेक्ट, उसमें नहीं जाते। अब जब वो कमिश्नर अरेस्ट का पावर सुपरिटेंडेंट को दे रहा है तो अरेस्ट के प्रोविजन को भी पढ़ना पड़ेगा कि डज अरेस्ट का जो डेलीगेशन है वो उस लिमिट में होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि इंस्पेक्टर को दे दे चलो तुम ही अरेस्ट कर लो। तो वो सब भी है, ये सब हमने डिस्कस किया हुआ भी है। कहानी बस इतना ही फंसा हुआ है कि 122 सर्कुलर में अभी लाने का मतलब क्या है। 122 अगर अभी लेके आए तो क्या सीबीआईसी ये मान रही कि पहले 122 का पावर किसी भी ऑफिसर के पास नहीं था, तो 122 के जितने भी नोटिस इशू हुए क्या वो सारे के सारे क्वैश होंगे? समझ रहे हैं? जितने भी करोड़ों करोड़ों रुपया जो गवर्नमेंट ने पकड़ा है, कम से कम 1 लाख करोड़ का तो फ्रॉड पकड़ा ही है आज तक, कि वो यस। सारे क्वैश हो जाएंगे बिकॉज दे डोंट हैव द पावर। आई डाउट, बिकॉज मुझे लग रहा है कि 122 इज ए नेचुरल पावर। राजा को अगर टैक्स लेने का हक है तो उसका दंड भी देने का नेचुरली हक। तो जो 73 74 से ही 122 का पावर आता है जो मुझे लग रहा है, लेकिन लेट अस सी हाउ द कोर्ट इंटरप्रेटेड। और ये सर्कुलर में 122 आने का मतलब जस्ट एक बेसिक क्लैरिफिकेशन है और कुछ। एनी अदर ऑब्जर्वेशन ओपिनियन? ठीक है, फिर कंक्लूड करते हैं, कल मिलते हैं। ओके दिन, बाय बाय।